नमस्ते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है भारत के प्रायद्वीपीय पठार। मैं आपको भारत की श्रृंखला को पढ़ा रही थी जिसमें मैंने आपको हिमालयी क्षेत्र, भारत का सामान्य परिचय और भारत का विशाल मैदान ये पढ़ा दिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या अगली भू प्रदेश जो है, भौतिक प्रदेश वो है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। आज हम उसको पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार, ये भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं और प्रायद्वीपीय पठार से क्या तात्पर्य। देखिए, सबसे पहले हम जानें कि प्रायद्वीप क्या होता है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, स्थलखंड का कोई ऐसा भाग जो जल में एक त्रिभुज या त्रिकोणे के रूप में प्रवेश करे और उसके तीनों तरफ जल उपस्थित हो। जैसे कि आप इस चित्र से समझ सकते हैं, भारत का ये देखिए मैप मैंने बना रखा है। इसमें ये जो आकृति है, देखिए यहाँ से ये जो आकृति है आप देख रहे होंगे, ये जल में प्रवेश कर रही है। देखिए नीचे क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, ये आकृति जल में प्रवेश कर रही है त्रिकोणी के रूप में, और इस तरफ इसके है अरब सागर। ठीक है, और ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो देखिए तीन तरफ से ये स्थल खंड जो है तीन तरफ से जल से घिर गया। ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, और ये त्रिकोणे के रूप में जल में प्रवेश कर रहा है। इसलिए इस तरह का जो आकृति है वो कहलाती है प्रायद्वीप। तो भारत हमारा एक प्रायद्वीप इसीलिए कहलाता है। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय पठार से क्या आता है। पठार का मतलब होता है, जब भी आप पर्वत के बारे में पढ़ा होगा तो पर्वत ऊंचाई लिए हुए नुकीले, यानी उनका जो ऊपरी शिखर होता है वो नुकीला होता है। लेकिन पठार में क्या होता है, ऊंचाई तो पठार में भी होती है लेकिन पर्वतों से कुछ कम, और इनका जो ऊपरी हिस्सा होता है ये नुकीला ना होकर इस तरह टेबल के जैसा सपाट होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, पठार। अब अगर आप इस हिस्से को देखते हैं, अगर इसको इस तरह से ड्रॉ कर दें तो ये देखिए, ड्रॉ करते हैं तो ये कैसा बनता है। ये जो हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार, ये त्रिकोणे के रूप में बन जाएगा और एक पठार का रूप लिए हुआ होगा, और ये नीचे के हिस्से में प्रायद्वीप के हिस्से में है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रायद्वीपीय पठार है, और आप सबने समझा कि प्रायद्वीप पठार कहते कैसे हैं। अब इसके बारे में कुछ हम सामान्य सी बातें जानते हैं इस पठार को पढ़ने से पहले, कि सबसे पहले तो ये जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत के भूखंडों में सबसे प्राचीन भूखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सबसे प्राचीन भूखंड। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो निर्माण है वो गोंडवाना की चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है, गोंडवाना की चट्टानों। अब आपके समझ में नहीं आया होगा कि गोंडवाना क्या है। तो गोंडवाना क्या होता है कि आज जो आप वर्तमान महाद्वीप और महासागरों की स्थिति देख रहे हैं कि अलग अलग सारे हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले एक महाद्वीप था जिसे हमने कहा पेंजिया महाद्वीप, यानी जितने भी ये आप महाद्वीप महासागर पड़ते ये सब एक साथ जुड़े हुए थे। तब उस जो हिस्से को था, उस स्थलखंड को हम लोग कहते थे पेंजिया। ये हम किसमें पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। ठीक है, वैगनर का जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे तब हम इस चीज को पढ़ेंगे। अभी आप इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट समझ लीजिए। पेंजिया महाद्वीप, जब ये पेंजिया महाद्वीप में विघटन की प्रक्रिया हुई और दो भागों में विभाजित हुआ, तो जो इसके ऊपरी हिस्सा था, जैसे ये देखिए पेंजिया महाद्वीप मैंने बनाया इस तरीके का था, तो इसमें बीच में जैसे विघटन प्रारंभ हुआ तो ऊपर का हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड और नीचे का गोंडवाना लैंड। तो जो ऊपरी महाद्वीप है, मतलब उत्तर की दिशा में जो महाद्वीप है वो अंगारा लैंड से बने हुए हैं, और जो नीचे के भारत का जो निचला हिस्सा है ये जो है प्राचीन है, क्योंकि इसका निर्माण पहले हुआ, भारत के ऊपरी हिस्से का निर्माण बाद में हुआ है। तो ये जो हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड, यानी ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और ये गोंडवाना लैंड। तो भारत किससे बना है, गोंडवाना लैंड की चट्टानों से, मतलब भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, इसलिए ये सबसे प्राचीन भूखंड कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर अब कोई प्रश्न आपसे कर भी दे कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है कौन सी चट्टानों से बना हुआ है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि गोंडवाना लैंड की चट्टानों से बना हुआ है। इसी कारण ये भारत का सबसे प्राचीन जो भूखंड कहलाता है। ठीक है,
अब दूसरी चीज़, ये भारत का सबसे विशाल भूखंड भी कहलाता है। जैसे भारत के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उनमें सबसे बड़ा अगर आपसे कोई भौतिक प्रदेश का कहलाया जाएगा तो वो ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार ही है। ठीक है, ये। और दूसरा, इसका क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। 16 लाख वर्ग किलोमीटर इस हिस्से का, प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्रफल है वो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरी और एक इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 500 से 800 मीटर। कहीं कहीं पर आपको ये 600 से 900 मीटर भी मिलेगी, वो भी गलत नहीं है। देखिए, हर किताब, हर जो बुक है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होते ही हैं। ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपको आंसर क्या लगाना है। ठीक है, तो इतनी बात आपने समझी। इसके क्षेत्रफल, इसकी ऊंचाई, इसको सबसे प्राचीन भूखंड कहते हैं, गोंडवाना की चट्टानों से निर्मित है और भारत का सबसे विशाल भूखंड ये कहलाता है। ये तो थी इसकी सामान्य बातें। अब जब हम इसको पढ़ने चलते हैं तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि इसमें, इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए आप इस मैप से समझिए, मैंने इसमें कुछ रेड कलर से ड्रा कर रखा है और कुछ ग्रीन कलर से ड्रा कर रखा है। तो देखिए, जब अगर हम इसे दो हिस्सों में बांट देते हैं, इसमें बीच में अगर हम इस तरह से ये रेखा बना दें, इस तरीके से बनाई है। ठीक है, तो एक हिस्सा जब हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ने चलते हैं तो हम इसे दो ग्रुप्स में बांट देते हैं, दो भागों में विभाजित कर देते हैं। इस ऊपर वाले भाग को कहते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, और ये जो ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रखा है, जो नीचे का भाग है यानी जो दक्षिण का भाग है, उसे हम कहते हैं दक्कन का पठार या दक्कन प्लेटू। ठीक है, ये कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, मैंने इसको दो भागों में बांटा। एक हो गया केंद्रीय उच्च भूमि, जो ऊपर की भूमि इसलिए उच्च भूमि, और नीचे दक्कन प्लेटू या दक्कन का पठार। अब जब हम इनको पढ़ते हैं तो अगर हम केंद्रीय उच्च भूमि को लेते हैं तो केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं? देखिए, ऊपर देखिए, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का और छोटा नागपुर का। 4 पठार, यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत 4 पठार आए। कौन कौन से? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसी तरह अगर हम नीचे के हिस्से में आते हैं दक्कन प्लेटू में, तो दक्कन प्लेटू में कौन कौन से? देखिए, ये हिस्सा जो बना हुआ है ये आपका है दक्कन का पठार। इसके नीचे लगा हुआ ये कर्नाटक का पठार। ठीक है, ये तेलंगाना का पठार, और ये है आपका दंडकारण्य का पठार इधर। ठीक है, और ये जो हिस्सा है ये पूर्वी पठार है, ये बिल्कुल अलग हिस्सा है। इसको क्या कहते हैं? पूर्वी, पूर्व दिशा है, इसलिए इसको पूर्वी पठार, जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है ये पूर्वी पठार है। इसे हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपने सिंपल सी बात समझी। मैंने भारत के प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभक्त किया पढ़ने के लिए। कैसे? एक केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरी दक्कन प्लेटू। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम सिर्फ उसमें क्या पढ़ेंगे? केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरा एक साथ पढ़ाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जो शायद आपके लिए, आपको इतना समझ में भी ना आए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो आज हम केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, चाहे केंद्रीय उच्च भूमि हो चाहे दक्कन का पठार हो, इन दोनों में कुछ पर्वत श्रेणियां या पर्वतमालाएं भी हैं। तो आज क्योंकि हम केंद्रीय उच्च भूमि पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हम समझते हैं कि केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां भी हैं। देखिए, यह मैंने यहाँ छोटा सा मैप बना रखा है, इसमें मैं आपको समझाती हूँ कि केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत 3 सी पर्वत श्रेणियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। देखिए, अरावली, ये अरावली है, मैं इसको रेड कलर से ड्रॉ बताती हूँ आपको। ये अरावली श्रेणी मैंने ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, ये डॉट डॉट से बना रखे हैं। ये है विंध्याचल और ये है सतपुड़ा। ये 3 जो श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां, ये किस भूमि के, किस पठार के अंतर्गत आएंगी? ये आएंगी आपकी केंद्रीय उच्च भूमि या प्रायद्वीपीय पठार के। अगर आपके से ऑप्शन में पूछा जाता है कि किस उसमें आते हैं, तो आप बताएंगे कि ये आते हैं प्रायद्वीपीय पठार में। अगर आपसे इस तरह से ऑप्शन मतलब अलग करके पूछ दिए केंद्रीय उच्च भूमि में आते हैं, दक्कन के पठार में ये पर्वत श्रेणियां आती हैं, तो आप बताएंगे कि केंद्रीय उच्च भूमि के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके, यानी कि हमें केंद्रीय उच्च भूमि में क्या क्या पढ़ना है? अरावली श्रेणी, विंध्याचल, सतपुड़ा, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार, इतना हमें केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत पढ़ना है। मैं आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरावली। क्या पढ़ेंगे? अरावली पर्वत श्रेणियां। पहले हम एक एक करके पढ़ाते जाएंगे, आप समझते जाइए। अगर कोई आपको दिक्कत महसूस होगी तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा। आगे आने वाले वीडियो में उन सबका मैं संशोधन करने का प्रयास करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है अरावली श्रेणी।
ठीक है, अरावली श्रेणी। देखिए सबसे पहले जानिए कि अरावली श्रेणी का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। अरावली श्रेणी का विस्तार अगर आप ऊपर से देखेंगे तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, कहाँ कहाँ मैंने बताया, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इनमें अरावली श्रेणी का विस्तार है। अब सबसे पहले अरावली श्रेणी के बारे में जानिए कि अरावली पर्वत कैसा पर्वत है। देखिए अरावली जो पर्वत है वो एक बलित पर्वत है, एक अवशिष्ट पर्वत है और कैसा है, आपका सबसे प्राचीन है। यानी कि ये जो पर्वत है ये सबसे प्राचीन पर्वत है। इसका निर्माण जो हुआ था वो प्री कैम्बियम युग में हुआ था और इसमें अपरदन अपक्षय की क्रियाएं हो चुकी हैं, इसलिए ये अब इसे कैसे कहते हैं, अवशिष्ट, यानी अवशेष के रूप में ये बचा हुआ है, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। और बलित पर्वत यानी मोड़दार पर्वत, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इस तरह के जो पर्वत बने हुए होते हैं इनको कहते हैं हम क्या, बलित या मोड़दार पर्वत। ठीक है, सबसे प्राचीन क्योंकि ये इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था, यानी प्री कैम्बियम युग में इसका निर्माण हुआ था। और देखिए अवशिष्ट का मतलब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कोई पर्वतमाला बनी हुई है, ठीक है, यहाँ से जैसे बनी हुई है, ये बनी हुई, अब यहाँ पर ये दिख रही है, यहाँ पर इसको ऐसे दिखना चाहिए, लेकिन ये यहाँ ना दिखकर ये यहाँ से गायब हो जाए, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर दिखने लगे, फिर यहाँ पर गायब हो जाए, यहाँ दिखने लगे, यहाँ दिखने लगे, यहाँ गायब हो जाए, इस तरीके से, मतलब बीच बीच में इसकी अपरदन अपक्षय की क्रियाओं के कारण ये जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है, इस वजह से इसको अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई अरावली के बारे में। अगर सबसे प्राचीन पर्वत पूछा जाएगा तो कौन सा बताएंगे आप, अरावली बताएंगे। ठीक है, अब अरावली के बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए अरावली की शुरुआत कहाँ से होती है, अगर हम इसे ऊपर से दिल्ली से स्टार्ट करते हैं तो दिल्ली में आपने सुना होगा रायसीना हिल्स, यानी रायसीना की पहाड़ियाँ, जिसपे राष्ट्रपति भवन जिसपे बना हुआ है उसको क्या कहते हैं, रायसीना हिल्स। वो दिल्ली से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ से ये रायसीना हिल्स है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होकर ये इस तरीके से मान लीजिए राजस्थान होता हुआ कहाँ पहुँच गया, ये श्रेणियाँ ये पहुँच गई गुजरात तक। ठीक है, कहाँ पहुँच गई, गुजरात तक। ये इतना इसका विस्तार है। और यहाँ से क्या होता है कि जो राजस्थान वाले क्षेत्र है, यहाँ पर एक है सांबर झील, आपने सुना होगा सांबर झील के बारे में। सांबर झील, सांबर झील से भी लूनी नदी, आपने लूनी नदी का नाम सुना होगा, राजस्थान से एक नदी है जो सांबर झील से निकलती है। लूनी नदी इन रायसीना हिल्स को काटती हुई क्या करती है, राजस्थान में थार के मरुस्थल में प्रवेश करती है और उसके बाद प्रवेश करती हुई कहाँ पहुंच जाती है, गुजरात में कच्छ के रण में। ठीक, कच्छ का जो रण है, जो रेत है, उसमें प्रवेश कर जाती है और जमीन के अंदर इसकी जो रेत है ये पूरी लूनी नदी को अवशोषित कर लेती है। रेत यानी अपने अंदर इसको समा लेती है, नदी ऊपर नहीं दिखती है। और जो कच्छ के रण में दलदल का निर्माण हुआ है वो इसी नदी के कारण हुआ है, क्योंकि ये नदी वहाँ अंतः प्रवाह करती है। जब कोई नदी अंतः प्रवाह कर रही है और वहाँ रेत है तो क्या होगा, वहाँ दलदल का अंतः प्रवाह मतलब जमीन के अंदर प्रवाह कर रही है, मतलब बह रही है, तो वहाँ दलदल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। और लूनी नदी एक ऐसी नदी है जिसका पानी खारा और मीठा दोनों तरह का है। ठीक है, इतनी बात आप सबको समझ में आई अरावली श्रेणी के बारे में। ठीक है, अब एक चीज़ और अरावली श्रेणी के बारे में जो अक्सर प्रश्न बनती है कि अरावली की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली की चोटी आपने सुना होगा, एक राजस्थान का हिल स्टेशन आपने सुना होगा, पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र कौन सा, माउंट आबू। जो एक माउंट आबू क्षेत्र है उसका जो वहाँ की एक चोटी है गुरु शिखर, कौन सी, गुरु शिखर, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम मैंने बताया, गुरु शिखर। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जो कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू में, जो कहाँ है, राजस्थान का एक पर्यटन क्षेत्र है। और यहीं पर जैन मंदिर, देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो भी माउंट आबू के क्षेत्र में राजस्थान में ही उपस्थित है। ये प्रश्न अक्सर बनते हैं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, तो आप बताएंगे माउंट आबू में गुरु शिखर। और अगर आपसे दिलवाड़ा का मंदिर पूछ दिया जाए या फिर आपसे ये पूछ दिया जाए कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो आप इन सब प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, ये तो था अरावली। अब इसके बाद में जो हमें श्रेणी पढ़ती, पहले हम पर्वत श्रेणियों को पढ़ लेते हैं, फिर हम इन पठार के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे विंध्याचल श्रेणी के बारे में कि विंध्याचल श्रेणी में क्या, देखिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जानिए विंध्याचल जो पर्वत है ये कैसा पर्वत है। जैसे मैंने आपको बताया अरावली एक बलित पर्वत है, विंध्याचल कैसा पर्वत है, एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत का आप समझते हैं, मतलब जान लीजिए इस तरीके से, जैसे जमीन का कोई हिस्सा है इस तरीके से। ठीक है, अब मान लीजिए ये
ये हिस्सा है, अगर जमीन का ये हिस्सा यहाँ ना होकर नीचे दब जाए, यानी इसमें भ्रंश पड़ जाए और ये हिस्सा यहाँ पहुंच जाए, ठीक है, तो ये हिस्सा तो अपने आप ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई समतल जमीन है, उसके दो तरफ मतलब भ्रंश पड़े, या मतलब कहना चाहिए दरारें आ गई और वो दरारें आकर नीचे धस गया, तो बीच का हिस्सा तो अपने आप ऊपर उठ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको इस तरह से बताया कि मान लीजिए इस तरह से है, यहाँ पर दरार आई, तो ये वाला जो हिस्सा है इन दोनों तरफ का, ये यहाँ से धसकर नीचे पहुंच जाएगा, तो बीच का हिस्सा अपने आप उठ जाएगा, ये ऊंचा हो गया है। इसी तरीके की नीचे की भी प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये विंध्याचल कैसा पर्वत है, ये एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत मैंने आपको बताया किस तरीके का, ये है ब्लॉक पर्वत विंध्याचल। अगर आपसे पूछा जाए विंध्याचल किस पर्वत का उदाहरण है, तो वो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। तो विंध्याचल कहाँ, इसका विस्तार कहाँ से है, इसका विस्तार आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, इन 4 राज्यों में इसका विस्तार है। देखिए विंध्याचल के बारे में आप पढ़िए, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये श्रेणियां हैं, ठीक है, ये ठीक, ये विंध्याचल श्रेणी मैंने जैसे इस तरह से बनाई। आप इसमें सबसे पहले गुजरात, ठीक है, ये हो गया गुजरात आपका, ये मध्य प्रदेश, ये बिहार और ये झारखंड। मैं इस तरह से क्यों लिख रही हूँ अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये श्रेणी इस तरीके से जाती हुई कहाँ पहुंच जाती है, झारखंड में पहुंच जाती है। अब इनके अगर आप कहें कि इनके स्थानीय नाम हैं तो भी गलत नहीं है। अगर आप ये कहें कि इन श्रेणियों को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, सबसे पहले गुजरात में इसको कहते हैं विंध्याचल, ठीक है। इसी पर श्रेणी एक ही है, नाम अलग अलग है। किसी राज्य में इसको कुछ कहते हैं, किसी राज्य में कुछ, किस में क्या कहते हैं मैं आपको बता रही हूँ। गुजरात में इसे कहते हैं विंध्याचल, क्या कहते हैं, विंध्याचल। विंध्याचल श्रेणी हम पढ़ रहे हैं। चल श्रेणी, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, विंध्याचल श्रेणी। तो गुजरात में सबसे पहले इसको कहते हैं विंध्याचल। मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भांडेर या भानेर, क्या कहते हैं, भांडेर की श्रेणियां, भांडेर पर्वत श्रेणियां या भानेर पर्वत श्रेणियां। बिहार में इसको क्या कहते हैं, बिहार में कहते हैं कैमूर की पहाड़ियां, क्या कहते हैं, कैमूर की पहाड़ियां, ठीक। और झारखंड में इसको कहते हैं पारसनाथ की पहाड़ियां, क्या कहते हैं, पारसनाथ की पहाड़ियां। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कंफ्यूजन करने के लिए आपसे पूछ दिया जाए कि क्या कहते हैं भांडेर की जो पर्वत श्रेणियां वो कौन से पर्वत का उदाहरण है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए ये सारे नाम किसका है, विंध्याचल के ही नाम है। जैसे गुजरात में कहते हैं विंध्याचल, मध्य प्रदेश में इन्हीं श्रेणियों को कहते हैं भांडेर, बिहार में कैमूर की पहाड़ियां और झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ियां, ठीक है। यहाँ पर एक स्थान है जिसको कहते हैं अमरकंटक, क्या कहते हैं, अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, जो कि दक्षिण से उत्तर को बहती हुई ऊपर जाकर किसमें, गंगा में मिल जाती है। यानी गंगा की सहायक नदी है सोन, जो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये भी प्रश्न बनता है कि दक्षिण से उत्तर बहने वाली नदी कौन सी है, गंगा की सहायक, तो वह है सोन नदी। और यहाँ से एक नर्मदा नदी भी निकलती है जो कि पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई विंध्याचल श्रेणी के बारे में। आप समझ गए ना, इनके नाम जरूर याद कर लीजिएगा कि किसके क्या नाम है, किसको क्या कहते हैं विंध्याचल श्रेणी, ठीक है। इसके बाद विंध्याचल के बारे में एक बात और, विंध्याचल जो है भारत की एक मध्यवर्ती सीमा बनाता है, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। ये प्रश्न बने अगर कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणियां सीमा बनाती हैं, तो वो हो जाएंगी विंध्याचल की। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में भी सीमा बनाता है। और विंध्याचल से क्षेत्र से आपको आध्यात्मिक खनिजों की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक खनिजों से मतलब क्या, बालू का पत्थर, चूना का पत्थर, संगमरमर और भवन निर्माण की जितनी भी सामग्रियां हैं वो इस क्षेत्र से यानी विंध्याचल क्षेत्र से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियां इन क्षेत्रों का भंडार है। जैसे मध्य प्रदेश का आपने पन्ना सुना होगा, रीवा सुना होगा, ठीक है। ये जो है किसके लिए, शहडोल, मध्य प्रदेश का शहडोल है। ये सब भवन निर्माण की सामग्री और इन चीजों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी आपको समझ में आ गया। मैंने आपको बताया कि अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं जो कि कहाँ से,
कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियां, जो कैमूर मैंने बनाया था, एक कैमूर इधर बिहार की और इधर ये पारसनाथ की पहाड़ियों के बीच से ये नदी निकलती है, एक सोन नदी और इधर को नर्मदा नदी। इतनी बात क्लियर हो गई। सोन गंगा की सहायक है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, ये हो गया हमारा विंध्याचल श्रेणी। अब हमको पढ़ना है सतपुड़ा श्रेणी। क्या पढ़ते हैं? सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा, ठीक। सतपुड़ा श्रेणी, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? इसका विस्तार है आपका गुजरात, मध्य प्रदेश और कहाँ? छत्तीसगढ़। ठीक है, 3 राज्यों में इन श्रेणियों का विस्तार है। जैसे हम विंध्याचल श्रेणियों को स्थानीय नाम से जानते हैं, इसी तरह हम सतपुड़ा श्रेणी को भी स्थानीय नाम से जानते हैं। तो जो सतपुड़ा है इसको गुजरात में बोलते हैं क्या? गुजरात में इन्हें बोलते हैं राजपीपला। गुजरात में इसको बोलते हैं राजपीपला, राजपीपला की पहाड़ियां। किसमें बोला? ये गुजरात में बोला जाता है राजपीपला की पहाड़ियां। मध्य प्रदेश में बोलते हैं महादेव की पहाड़ियां। ये बोलते हैं कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश यानी एमपी। और छत्तीसगढ़ में से क्या बोलते हैं? मैकाल पर्वत। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? मैकाल पर्वत। ये स्थानीय नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर ये हम भूल जाते हैं तो। अगर प्रश्न घुमा फिरा कर थोड़ा प्रश्न का लेवल बढ़ा दिया जाएगा तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पता होना चाहिए कि सतपुड़ा को गुजरात में बोलते हैं राजपीपला, मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ियां और छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत कहते हैं। छत्तीसगढ़। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सतपुड़ा रेंज की बात हो रही है। ठीक, आप एक चीज आती है आपकी कि मध्य प्रदेश, ये जो इसकी सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है महादेव की पहाड़ियों पर। मतलब ये पूरी श्रेणी तो एक ही है लेकिन जो महादेव पहाड़ियों का हिस्सा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है इस पर है एक धूपगढ़ चोटी। क्या है? धूपगढ़ चोटी। ये अगर आपसे पूछ दिया जाए सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी तो आप आंसर देंगे धूपगढ़। महादेव पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी तो भी आंसर देंगे धूपगढ़ चोटी। ठीक है, या आपसे पूछ दिया जाए राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी, तो ये सारी चोटियां हैं तो एक ही, तो आप क्या बताएंगे? धूपगढ़ चोटी। यानी कि अगर सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी पूछ दी जाए तो धूपगढ़ चोटी। और एक जो आपका पंचगनी आपने सुना होगा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का जो पर्यटन स्थल या हिल स्टेशन है वो भी यहीं पर पड़ता है। ठीक है, तो सतपुड़ा रेंज के बारे में समझ में आई आप सबको। और मैंने विंध्याचल की आपको सबसे ऊंची चोटी शायद मैंने नहीं बताई तो आप सब नोट कर सकते हैं, कालूनर की चोटी या सद्भावना चोटी। ठीक है, गुडविल, कालूनर या सद्भावना चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ये विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। नाम याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कालूनर की चोटी या सद्भावना चोटी या गुडविल चोटी, तीनों नाम एक ही हैं और ये किसकी है? विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी। ओके, इतनी बात आप सबको क्लियर होगी। यानी कि हमने सेंट्रल हाईलैंड है उसकी हमने तीनों पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है इनके पठार के बारे में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मैंने कौन कौन से पठार बताए आपको? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और नागपुर, जो कि रेड कलर से मैंने ड्रॉ किए हैं। तो सबसे पहले हमें जो पठार पढ़ना है वो है आपका मालवा का पठार। ठीक है, क्या पढ़ना है हमको? मालवा के पठार के बारे में पढ़ना है। तो मालवा का जो पठार है इसका विस्तार किन किन राज्यों में है? ठीक है, इसका विस्तार है आपका गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। कहाँ पे है ये? गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनका विस्तार जो है। और ये कैसा? मालवा का पठार निर्मित किससे? मालवा का पठार जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित है, यानी लावा निर्मित पठार है। और जब लावा निर्मित पठार है तो क्या लावा से कौन सी चट्टानें बनती हैं? बेसाल्ट चट्टानें। और मिट्टी का निर्माण किससे होता है? मिट्टी का निर्माण हमेशा चट्टानों से ही होता है। तो बेसाल्ट हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाएगी। यानी ये कौन सा क्षेत्र होगा? मालवा का पठार आपका काली मिट्टी का क्षेत्र।
यानी यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं बेसाल्ट की चट्टानें। और बेसाल्ट की चट्टानें हैं, इसका अर्थ आप खुद समझ जाइए कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाएगी। कैसी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी। ठीक है। और जब काली मिट्टी पाई जाएगी तो सोचने वाली बात है, काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है। कैसी होती है? कपास की खेती। किसकी खेती अच्छी होती है? कपास की खेती। तो यहाँ कपास की खेती होती है। इस क्षेत्र में किसकी खेती होती है? कपास की। ठीक है। इसी क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल। कौन सा नदी निकलती है? चंबल। चंबल नदी। ठीक है। मालवा के पठार से, और जो मऊ नामक स्थान है उससे चंबल नदी निकलती है मालवा के पठार से। और चंबल नदी पर जो है बांध बने हुए कौन कौन से? एक बना है राणा सागर बांध, एक जवाहर सागर बांध और एक गांधी सागर बांध। तो इसमें जो राणा सागर और जवाहर सागर बांध है वो किस क्षेत्र में है? राजस्थान में। यानी कि दो बांध, राणा सागर और जवाहर, ये बांध हैं किस पे बने हुए हैं? चंबल नदी पर। याद रखिएगा, राणा सागर और जवाहर, ये दोनों राजस्थान में स्थित है और किस नदी पे बने हुए? चंबल नदी पर। ठीक है। दूसरी चीज, अब एक चीज आपको और, गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में है। यानी गांधी सागर कहाँ बांध है? मध्य प्रदेश में। ये भी किस पर बना है? चंबल नदी पर। ठीक, इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई जो मुझे आपको बतानी थी मालवा के पठार के बारे में। आप सबने समझा। अगर पूछा जाए कि मालवा के पठार कहाँ पर, देखिए ये मालवा पठार की स्थिति है। अब मालवा पठार के अगर आपसे पश्चिम में पूछ दिया जाए तो यहाँ पर क्या है? आपके अरावली श्रेणी है। और इसके अगर दक्षिण में पूछ दिया जाए तो यहाँ पर ये है आपका विंध्याचल श्रेणी हो जाएगी। ठीक है। और इसके ये जो उत्तर है यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार। ठीक, इतनी बात चित्र से भी आपको क्लियर हो गई होगी, मैप से। ठीक, ये तो था मालवा का पठार आपका। इसके बाद आपको पढ़ना है बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। देखिए, बुंदेलखंड का पठार जो है और बघेलखंड का पठार, यहाँ ग्रेनाइट और नीस चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है? ग्रेनाइट और नीस। और ग्रेनाइट और नीस चट्टानों का अर्थ है यहाँ पर भी ग्रेनाइट और नीस चट्टानें पाई जाएंगी। वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल मिट्टी पाई जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से कौन सी मिट्टी बनती है? लाल मिट्टी बनती है। ठीक है। और लाल मिट्टी में कौन सी फसलें होती हैं? लाल मिट्टी में तिलहन और दलहन फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं। जैसे कि तिलहन से अर्थ है सरसों, अलसी, ये जो है ये तिलहन फसलें हो गई। और दलहन जैसे कि दालें, चना, मटर। ठीक है। ये दालें जितनी भी होती हैं, चना, मटर, बाजरा, मसूर, ये सब क्या है? ये दलहन फसलें हैं। तो ये किस क्षेत्र में होती हैं? बुंदेलखंड का पठार। हम क्या पढ़ रहे हैं? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों एक साथ में। ठीक है। बुंदेलखंड और बघेलखंड का भी इसमें क्या है? यानी कि यहाँ कौन सी चट्टानें पाई जाती है? ग्रेनाइट और नीस चट्टानें। नीस चट्टानें, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से कौन सी मिट्टी बनती है? लाल मिट्टी। ये चीजें ध्यान रखने की है। जहाँ आपने ग्रेनाइट और नीस चट्टानें, आपको पता है कि ये ग्रेनाइट और नीस चट्टान का क्षेत्र है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ लाल मिट्टी ही पाई जाएगी। ठीक है, लाल मिट्टी। और देखिए, बुंदेलखंड के क्षेत्र में कहीं कहीं आपको जलोढ़ मिट्टी भी देखने को मिलती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद इसमें जब लाल मिट्टी है तो इसमें फसलें कौन कौन सी होंगी? तिलहन और दलहन। तिलहन और दलहन फसलें। दलहन में दालें आ जाती हैं, चना, मटर, मूंग, मसूर। और ये आपके दलहन में क्या आते हैं? चना, मटर, मूंग, मसूर, ये सब दलहन में आते हैं। और तिलहन में आती हैं सूरजमुखी, सरसों, अलसी, ये सब आपकी तिलहन में आ जाती हैं। तो ये किस में होती है? बुंदेलखंड के पठार में। ठीक, अब बुंदेलखंड के पठार की जो एक बात अक्सर प्रश्न बनती है, क्या आपने उत्खात भूमि सुना होगा या नहीं सुना? तो मैं बताती हूँ कि यहाँ से भी चंबल नदी प्रवाहित होती है। और चंबल नदी क्या करती है? बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ का समझते हैं? जैसे कहीं एकदम से बहुत गड्ढा आ जाएगा, कहीं ऊंचा टीला आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की जो आकृति होती है कि ये नदी बहती है और क्या करती है? कहीं गड्ढे का निर्माण कर देती है, कहीं ऊंचे टीले का निर्माण कर दी मिट्टी के कटाव के कारण। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्खात भूमि। उत्खात क्या कहते हैं? उत्खात भूमि।
तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि उत्काट भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो उत्तर होगा चंबल नदी। और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि कौन सा पठार जो है उत्काट भूमि का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। ये प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार। और इसी क्षेत्र से जो है बेतवा और केन नदियां भी निकलती हैं। कौन सी? बेतवा और केन नदियां। और बेतवा नदी पर जो है आपका एक बेतवा नदी पर बांध बना हुआ है, उसको कहते हैं माता टीला बांध बना है, उसका नाम है माता टीला बांध। ये भी इसी क्षेत्र में है। और ठीक है, बेतवा नदी पर। और केन नदी पर बना है परीक्षा बांध। केन नदी पर बना है परीक्षा बांध। बुंदेलखंड का क्षेत्र पठार में पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि चंबल नदी के द्वारा उत्काट भूमि का निर्माण होता है। और बेतवा और केन जो कि चंबल की सहायक नदियां हैं, इस पर एक बांध इसी क्षेत्र में बहती हैं। और बेतवा नदी पर माता टीला बांध बना हुआ, ये कहाँ है? ये है झांसी में। और केन नदी पर बना हुआ है आपका परीक्षा बांध, जो कि है झांसी और ललितपुर में। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप सबको? तो ये हमने पढ़ा बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद एक प्रश्न आपका अक्सर पूछा जाता है कि मुझे कुछ कंफ्यूज हो गई, इसमें ध्यान नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन था। अच्छा, हम आगे पढ़ते हैं, जो भी ध्यान आएगा मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है छोटा नागपुर का पठार। क्या पढ़ना है? छोटा नागपुर का पठार। तो देखिए ये हिस्सा, देखिए कई आपने बुक्स में देखा होगा, इन पठारों को ऐसे भी बांटा है कि क्या कहते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का पठार। इस तरह से 4 भागों में डिवाइड किया होगा। अगर इसे 4 भागों में डिवाइड करते हैं तो ये छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार और इसी का एक हिस्सा है छत्तीसगढ़ का पठार, जिसे हम पूर्वी पठार भी कह सकते हैं। इसकी दिशा देखिए, ये छोटा नागपुर का पठार पूरब में आ रहा है, ये आपका दंडकारण्य का पठार ये भी पूरब में है, और इसी का निचला हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ का पठार, ये पूर्वी पठार को 3 भागों में बांट देता है। लेकिन अगर हम 2 भागों में बांटकर छोटा नागपुर को पठार को पढ़ते हैं तो उसी में ही हम छत्तीसगढ़ का पठार भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार का विस्तार कहाँ है? हमारा अगला टॉपिक है छोटा नागपुर का पठार। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। देखिए छोटा नागपुर का जो पठार है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ? झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में। लेकिन सबसे ज्यादा जो विस्तार है इसका वो कहाँ पे है? झारखंड में। मैंने कौन कौन से बताए? झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, इन 3 क्षेत्रों में छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। देखिए ये जो पठार है ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित होता है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो है विशेषता है कि जहां भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी वहां पर धात्विक खनिज अधिक पाया जाएगा। और इस क्षेत्र में जो है वर्षा भी ज़्यादा होती है, इस वजह से मिट्टी का कटाव भी ज़्यादा होता है। इसलिए इस क्षेत्र में जो है कृषि उतनी अच्छी नहीं होती जितना कि अच्छे यहाँ से धात्विक खनिजों की प्राप्ति होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई छोटा नागपुर के पठार के बारे में कि धात्विक खनिजों की प्राप्ति यहाँ से बहुत अच्छी होती है। देखिए आपने कोयला सुना, कोयला का उत्पादन इस क्षेत्र से, इसी क्षेत्र का एक भाग है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, वो कोयला उत्पादन में बहुत अग्रणी है, इसलिए उसे भारत का रूर भी कहते हैं। कौन से क्षेत्र को? दामोदर घाटी क्षेत्र को जो है भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, जो कहाँ पर स्थित है? छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है, कैसे? देखिए जो छोटा नागपुर का पठार है, जैसे कि ये, इसकी एक विशेषता क्या है कि कर्क रेखा इसके बीच से गुजरती है। ठीक है, और इसको 2 भागों में विभाजित कर देती है। तो ऊपर के भाग को कहते हैं हम हजारीबाग का पठार, और नीचे के भाग को कहते हैं रांची का पठार। ठीक,
ये ऊपर वाला भाग रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, और नीचे वाला भाग जो है रांची का पठार कहलाता है। इसी भाग से जो है हजारीबाग वाले भाग से जो है दामोदर नदी निकलती है और निकलकर ये हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक, कौन सी नदी? दामोदर नदी। जो मैंने आपको बताया भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, वो कौन से क्षेत्र कहा जाता है? दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र जो है भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, और ये जो निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और यहाँ धात्विक खनिज से मैं मतलब क्या, मैंने आपको कहा कि ये इस क्षेत्र से धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, तो यहाँ से धात्विक खनिजों की प्राप्ति होती है। तो धात्विक खनिजों से मतलब क्या, जैसे कि आपका धात्विक खनिजों के अंतर्गत आपका क्या कहते हैं, कोयला होता है, अभ्रक आता है। ठीक है, जैसे कि कोडरमा आपने सुना है, कोडरमा और बोकारो, ये आपने धनबाद कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बोकारो स्टील नगरी है, और कोडरमा अभ्रक नगरी है, जो इसी छोटा नागपुर के पठार में ही स्थित है। ठीक है, अगर छोटा नागपुर पठार की विशेषता पूछी जाएगी तो आप बताएंगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, इस वजह से यहाँ धात्विक खनिजों की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसको दो भागों में हमने बांटा, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। इतनी बात सबको क्लियर हुई। और इस पठार की विशेषता क्या है? पाट भूमि। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि पाट भूमि किस पठार की विशेषता है, तो आप बताएंगे हजारीबाग छोटा नागपुर के पठार की विशेषता है। पाट भूमि जो भू आकृति है वो पाई जाती है कौन से? उसमें छोटा नागपुर के पठार में पाट भूमि। अब पाट भूमि क्या होता है? देखिए, मिट्टी या चट्टानों का कटा हुआ अपर्दन की क्रिया हुई। अब अपर्दन बारिश से हुआ या किसी से भी अपर्दन शक्ति से हुआ, तो कटाव से जो होता है क्या होता है? टीले नुमा आकृति बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये टीले नुमा जो मिट्टी या चट्टानों की आकृतियां बन जाती हैं, तो ये कहलाती है पाट भूमि। जो किस क्षेत्र का? छोटा नागपुर का पठार। यहाँ कहीं टेले ऊंचे उठे होंगे, कहीं थोड़ा नीचे होंगे, फिर उसमें इस तरीके से जो टीले जैसी मिट्टी के ढेर जैसी आकृतियां जो जगह जगह बन जाती हैं, वो आपकी कहलाती है पाट भूमि। और पाट भूमि किसका उदाहरण है? छोटा नागपुर के पठार की विशेषता है, ये ध्यान रखिएगा आप सब। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा क्या? छोटा नागपुर का पठार। तो यानी कि हमने आज ये केंद्रीय उच्च भूमि को कवर कर लिया। आप सबकी अपनी बात क्लियर हुई। हमने केंद्रीय उच्च भूमि को कवर किया। छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत ही आपका दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है, क्योंकि दामोदर नदी मैंने बताया हजारीबाग पठार से निकलकर नीचे रांची के पठार में आकर हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, और उसी यहाँ से कोयला का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र को ही भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद जो है छोटा नागपुर के पठार के बाद छोटा नागपुर के पठार तक तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा ये बचा है उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का पठार, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाना है। तो मैं आपको अगले वीडियो में ये उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का जो पठार है, इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, मैं इसको बताने का प्रयास करूंगी। ठीक है, इतनी बात। और अब मुझे लगता है मैंने इसके बारे में आपको ज़्यादातर बता दिया है। जो भी आपकी कंपटीशन आपकी क्लासेस के लिए ज़रूरी है, वो सारी बातें मैंने वीडियो में बताई हैं। और देखिए, पढ़ाई का कोई अंत तो है नहीं कि मैंने जो बताया पता चला मैंने सब कुछ बता दिया, ऐसा नहीं है। हर कोई अपनी जो वो क्लास ले रहा है, जिस स्टैंडर्ड की ले रहा है, उसी हिसाब से पढ़ाता है। तो मैंने एक प्रयास किया कि आपका यूपी टेट या आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपका कुछ भी छूटे नहीं, फिर भी आपको अपने प्रयास को निरंतर चलाना है। ठीक है, उसको बंद नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने मुझे देखा तो आप अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ेंगे। मेरा प्रयास ये है मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी छूटता है तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना अच्छे से पढ़ेंगे, उतना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ समझ में आया होगा। और छोटा नागपुर पठार की एक नदी और है, स्वर्णरेखा नदी, उसको भी ध्यान रखिएगा, वो भी इसी क्षेत्र से निकलती है। और छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो वो भी होगी दामोदर नदी। जो प्रश्न पेपर में बनते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर दूसरी सबसे लंबी नदी पूछ दी जाए तो वो है आपकी स्वर्णरेखा नदी, और अगर पहली सबसे लंबी नदी तो वो दामोदर नदी। इतनी बात छोटा नागपुर के पठार के बारे में हो गई। आशा करती हूँ सब समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो अगले वीडियो के लिए आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। धन्यवाद।